फाइन स्टूडेंट, तो इकोनॉमिक सर्वे 2023 एंड 24 और ये हम लोग का लेक्चर थर्ड होने जा रहा है। इससे पहले हम लोग 2 लेक्चर कवर कर चुके हैं। एक लेक्चर सबसे फर्स्ट लेक्चर जो किए थे उसमें ओवरव्यू देखे थे कि इकोनॉमिक सर्वे में क्या दिया गया है। लेक्चर 1 जो कि पिछले क्लास में कवर हुआ है, जिसमें कुछ एरियाज़ देखे थे अमृतकाल के लिए क्या क्या करने की ज़रूरत है, करेक्ट। और इसमें भी बिल्कुल जो भी इश्यूज़ दिया है उसी इश्यूज़ पे हम चर्चा करेंगे। तो यहाँ देख सकते हो इशू 1, 2, 3 कवर हो चुका है पिछले क्लास में। इशू 1, इशू 2 और इशू 3 कवर हो चुका है। इस क्लास में हम लोग इशू 4 को लेंगे। देखो कि इन्फ्लेशन टारगेटिंग फ्रेमवर्क, यानी कि जो आरबीआई का जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है उसका नज़रिया, उसका वे बदलना ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि अभी भी ये लोग सीपीआईसी को अपना एक टूल बनाते हैं, उसके हिसाब से रिपो रेट सेट करते हैं। अब तुम खुद देखो कि अभी रिपो रेट 6.5% है, और जबकि हम जानते हैं कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में फूड का जो वेटेज है वो 46% है। अब ये जाहिर सी बात है कि यदि फूड में इन्फ्लेशन बढ़ा तो ओवरऑल सीपीआई भी इन्फ्लेशन बढ़ेगा। अब देखो सीपीआई इन्फ्लेशन बढ़ने से संकेत क्या जाता है, बढ़िया समझना विद्यार्थी लोग। इन्फ्लेशन बहुत तरीके से आ सकता है। इन्फ्लेशन मतलब महंगाई बहुत तरीके से आ सकता है। एक महंगाई आ सकता है कि आपके जेब में बहुत पैसा है तो उससे भी महंगाई आ सकता है। जेब में बहुत पैसा है इसलिए डिमांड बढ़ गया, उसको बोलते हैं डिमांड ड्रिवन इन्फ्लेशन। क्या है ये? डिमांड के वजह से इन्फ्लेशन हो रहा है, जो कि अच्छी बात है, इससे जीडीपी में ग्रोथ होता है। और एक जो इन्फ्लेशन होता है तुम्हारा, वो तुम्हारा सप्लाई साइड के वजह से भी होता है। मान लो कि किल्लत मानसून वेगरिस की वजह से, मानसून की वजह से ठीक से तुम्हारा क्रॉप ही नहीं हुआ, लॉजिस्टिक के कमी की वजह से ठीक से क्रॉप ही नहीं हुआ, ग्लोबल सप्लाई डिसरप्शन की वजह से तुम्हारे पास कंट्री में सामान ही नहीं पहुंच पाया, तो इसलिए किल्लत हो गया वो चीज़ का, तो उसमें भी इन्फ्लेशन होता है। तो इस बार इस इकोनॉमिक सर्वे में यही बोला गया कि जो आरबीआई जो अपना सीपीआईसी को आधार बना के जो रिपो रेट को 6.5% तक रखी वो गलत है। क्योंकि आरबीआई बस ये सोच रही है कि इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन है। आरबीआई को ये भी सोचना चाहिए कि आखिर वो इन्फ्लेशन किस रीजन से है, क्या वो डिमांड ड्रिवन इन्फ्लेशन है कि सप्लाई साइड की वजह से इन्फ्लेशन है। तो इकोनॉमिक सर्वे ने कैटेगरिकली ये बोला है कि ये गलत चीज़ है। यदि आरबीआई को अपना मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को काम करना है रिपो रेट पे, तो वो कोर इन्फ्लेशन को देखे। जानते हो ना, जिसमें फूड को घटाया जाए, और कोर इन्फ्लेशन तो जानते हो कि बहुत कम है, हाँ 3 और 4% के बीच में 3.1% है। यदि कोर इन्फ्लेशन को आधार बनाया जाएगा तो जाहिर सी बात है जो 6.5 रिपो रेट देखते हो उसको कम कर दिया जाएगा, वो 5 पे भी जा सकता है। अब 5 पे जाने का मतलब क्या कि लोगों को इंटरेस्ट रेट सस्ता मिल जाएगा, लोन, और सस्ता मिलेगा मतलब क्या, लोगों को जेब में पैसा आएगा। क्योंकि जानते हो कि मिडिल क्लास डिस्ट्रेस में है ही, और सरकार भी मान रही है इस बार, तभी तो सरकार ने इतना एम्प्लॉयमेंट को लेके इतना ज़्यादा क्रिएट करने का प्रयास किया प्रोग्राम और पॉलिसी के जरिए। बात समझ आ गया ना? तो वही चीज़ लिखा गया कि इंडिया को एक बार रीलुक देना चाहिए अपने करंट इन्फ्लेशन टारगेटिंग फ्रेमवर्क पे, समझे। और दूसरी बात है कि ये वॉलेटाइल फूड कंपोनेंट जो बढ़ रहा है तेज़ी से 9%, 10% से, उसको भी सोचना चाहिए। क्योंकि फूड इन्फ्लेशन जैसे ही होगा सीपीआई में तो बौछाला होगा ही होगा, सीपीआई बढ़ेगा ही बढ़ेगा। एग्जाम्पल के रूप में देखो कि अभी सीपीआई, ओवरऑल सीपीआई कितना है? 5% है, ठीक है। आरबीआई का मैंडेट कितना है? 4 ± 2, तो 6 से तो नीचे ही है, ठीक है। आइडियली कितना माना जाता है? 4 माना जाता है। और जानते हो बच्चे लोग तुम लोग कि यदि मान लो कि 6 से ऊपर गए, 2 से नीचे जाने का कोई सवाल ही नहीं है डेवलपिंग कंट्री में। 6 से ऊपर मान लो कि लगातार 3 कंसेक्यूटिव क्वार्टर तक गया लगातार, तो उस समय आरबीआई को लिखित में देना पड़ता है, ठीक है, कि क्या रेमेडी हम लेने वाले हैं। और ऐसा हुआ है पहले, बट अभी कह सकते हो कि 5 है तो अभी लिखित में देने की जरूरत नहीं है। मगर ये 5 भी ठीक नहीं है, आइडियली कितना होना चाहिए? 4 होना चाहिए, समझ गए ना? देखो, और ये 5 भी है तो इसका कारण क्या है? फूड इन्फ्लेशन। देखो 9-10% से बढ़ रहा है। तो अब फूड इन्फ्लेशन जानते हो, देखो फूड तुम्हारा खुद सीपीआई में कितना बास्केट है? 46% उसका वेटेज है। तो फूड इन्फ्लेशन हुआ तो सीपीआई तो इन्फ्लेशन होना ही होना है, समझ गए ना? तो इसलिए आपका कोर इन्फ्लेशन टूल होना चाहिए मॉनेटरी पॉलिसी के लिए, समझ गए ना? देखो इसलिए इकोनॉमिक सर्वे ने ये बात कहा है कि हायर फूड प्राइजेस आर मोर ऑफन नॉट डिमांड इंड्यूस। वो डिमांड इंड्यूस नहीं है, वो सप्लाई इंड्यूस की वजह से, सप्लाई कॉन्स्टेंट की वजह से इन्फ्लेशन आ रहा है फूड में। पैसा जेब में ज़्यादा होने की वजह से इन्फ्लेशन नहीं आ रहा है, सप्लाई प्रॉब्लम की वजह से इन्फ्लेशन हो रहा है। इसलिए ये 6.5% जो रिपो रेट रखा गया गलत है। अभी लोगों को पैसा चाहिए जेब में,
इंटरेस्ट कम करने की ज़रूरत है। जब तक रेपो रेट कम नहीं होगा तब तक इंटरेस्ट कम नहीं हो सकता है। और यदि रेपो रेट के हिसाब से इंटरेस्ट रेट कम हो रहा है तो उसी को क्या बोलते हैं, मॉनेटरी ट्रांसमिशन। और उसी के लिए एक्सटर्नल बेंचमार्क, उसी के लिए MCLR, उसी से पहले बेस रेट, दुनिया भर का चीज़ बनाया गया था ना भारत में, बिल्कुल। तो यहाँ पे देखो, तो क्या है इसके पीछे लॉजिक, क्यों इस तरह का सजेशन इकोनॉमिक सर्वे दे रहा है। तो लॉजिक जान ही रहे हो, सेम चीज़ वही है कि जो भी फूड प्राइजेस है वो डिमांड इंड्यूस नहीं है, डिमांड के वजह से नहीं है, वो सप्लाई कॉन्स्टेंट के वजह से है। ठीक है, जो इसलिए मॉनेटरी पॉलिसी को क्या करना चाहिए, इस चीज़ का ख्याल करना चाहिए कि डिमांड ग्रोथ नहीं है, सप्लाई साइड के वजह से हो रहा है। समझ गए ना। तो इट पॉइंटेड आउट दैट शॉर्ट रन मॉनेटरी पॉलिसी आर मेंट टू काउंटरैक्ट प्राइस प्रेशर अराइजिंग आउट ऑफ एक्सेस एग्रीगेट डिमांड ग्रोथ। यानी कि डिमांड के वजह से यदि हो रहा है तो उस समय मॉनेटरी पॉलिसी को उस तरह का फैसला लेना चाहिए था, 6.5 रखना चाहिए था। बट RBI क्या कर रही है, 6.5 रख रही है बिना ये रीजन जाने हुए कि ये इन्फ्लेशन आया है, ये डिमांड के वजह से आया है या फिर सप्लाई साइड की वजह से आया है। तो बस सरकार मॉनेटरी पॉलिसी ने क्या समझा, चलो इन्फ्लेशन आया है तो रेपो रेट रख दे। तो पहले आपको देखना पड़ेगा कि सोर्स ऑफ इन्फ्लेशन क्या है, इन्फ्लेशन आया क्यों। समझ गए ना। तो डिप्लॉइंग दैम टू डील विथ इन्फ्लेशन, यदि इस तरह आप इन्फ्लेशन को यदि आप रोकते हो 6.5 कर, ये काउंटर प्रोडक्टिव होगा, गलत हो जाएगा स्टेप, क्योंकि लोगों के जेब में पैसा नहीं है और उस समय रोक दोगे तो और दिक्कत हो जाएगा फिर कंट्री में। सही बात है कि नहीं बताओ। तो 6.5 रख दिया गया, इंटरेस्ट रेट तो बहुत बढ़ा दिया जाएगा। देखते हो ना, पास्ट में 4 से बढ़ाते 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 6.5 तक ले गया। ये 1.5-2 साल में क्या हुआ, 4 था रेपो रेट। याद करो कोविड के टाइम में 4 था, बहुत कम था, और उसको बढ़ाते आस्ते आस्ते बढ़ाते 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 6.25 फिर 6.5 कर दिया गया। तो इसलिए इकोनॉमिक सर्वे में यही बोला जा रहा है स्टूडेंट कि इंडिया का इन्फ्लेशन टारगेटिंग जो फ्रेमवर्क है वो एक बार देखे और फूड को हटा दे। इसलिए कोर इन्फ्लेशन को टूल बना के टारगेट करे, ज़्यादा बेटर है, क्योंकि फूड ऐसा चीज़ है बहुत ज़्यादा इन्फ्लेटेड हो जाएगा, यदि फूड आएगा तो फिर कम हो जाएगा। जानते हो ना, ओनियन का प्राइस बहुत स्काई रॉकेटेड हो जाता है, नहीं टमाटो का हो जाता है, डिपेंड करता है। अब बताओ, अब इसमें ये भी हम बोल सकते हैं कि यदि एग्रीकल्चर का व्यवस्था यदि फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेज कर दिया जाए, यदि स्टोरेज सिस्टम बना दिया जाए ठीक से, यदि प्राइवेट प्लेयर को ठीक से घुसा दिया जाए, हाँ लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर पे यदि खर्च कर दिया जाए, तो वहाँ पे भी तुमको फूड इन्फ्लेशन नहीं दिखेगा वैसा। चूँकि अभी कमी है स्टोरेज सबका, तो इधर भी प्रिडिक्टिबिलिटी के लिए फूड इन्फ्लेशन ज़्यादा ना हो, उसके लिए पहले तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की ज़रूरत है हमें। समझ गए स्टूडेंट। आगे देखो, रिस्क इन डेरिवेटिव मार्केट, इशू 5 है, इशू 4 कंप्लीटेड, इशू 5 समझ गए ना, ये 4 कंप्लीट हो गया ना जी। इशू 5 देखो, अब डेरिवेटिव मार्केट बहुत ही, बच्चे लोग ये बहुत ही रिस्की चीज़ है। जैसे गैम्बलिंग हो गया, फ्यूचर ऑप्शन। अब देखो फ्यूचर ऑप्शन जो होता है वो स्पेकुलेशन से चलता है। मैं एक बेस्ट एग्जांपल देना चाहता हूँ। जैसे कोई बच्चा एक कोचिंग से पास कर गया, मैं सिंपल तुम लोग को समझाने के लिए दे रहा हूँ एग्जाम्पल। अभी तो खैर दिल्ली का माहौल बहुत ख़राब है, मैं फिर भी समझाने के लिए बोल रहा हूँ कि कोई भी बच्चा एक कोचिंग से पास कर गया, ऑल इंडिया रैंक 1 आ गया, तो एक स्पेकुलेशन होगा ना मन में कि हम भी ऑल इंडिया रैंक 1 आ जाएंगे, और उस कोचिंग का बहुत प्रचार प्रसार होगा ना, डेट्स कॉल्ड स्पेकुलेशन। वो उतना ही रिस्की है वो चीज़, जरूरी नहीं कि आप बनोगे वो चीज़। तो जितने भी फ्यूचर ऑप्शंस है, जितने भी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है, वो बहुत ही ज़्यादा रिस्की वाला चीज़ है, और लोग के पास उतना नॉलेज नहीं है, और इस तरह का डेरिवेटिव में, इस तरह का इंस्ट्रूमेंट में वो खर्च कर रहे हैं। समझ पा रहे हो ना। हाँ, मैंने ये भी बोला था कि कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने भी कुछ कमेंट दिया था स्टॉक मार्केट को लेके। हाँ, तुमको इसमें समझ में आ जाएगा, इसमें भी बहुत कुछ दिया गया है। तो यहाँ पे समझो, डेरिवेटिव मार्केट जो है, डेरिवेटिव मार्केट का मतलब ही होता है बच्चे लोग जो फ्यूचर से रिलेटेड है, ठीक है, वो जो आपके सेंटिमेंट से रिलेटेड है, जो आपके स्पेकुलेशन से रिलेटेड। एग्जाम्पल देखो ना, मैं सिंपल एग्जाम्पल देता हूँ कि एग्जिट पोल हुआ था ना कि बीजेपी सरकार 400 प्लस पार कर देगी, बीजेपी पार्टी को इतना मिलने वाला है। लॉट्स ऑफ स्पेकुलेशन की सरकार यही रिपीट होगी, 400 से आएगी, इन्वेस्टमेंट, सेंटिमेंट्स हावी था, लॉजिक नहीं हावी था, सेंटिमेंट्स हावी था। सब लोग स्टॉक में लगाया, सब फ्यूचर का चीज़ है ना, क्रैश कर गया एक ही बार। तो इसलिए जो फ्यूचर ऑप्शंस है, डेरिवेटिव मार्केट है, उसके लिए ना थोड़ा सेंटीमेंट से काम चलने वाला नहीं है, क्योंकि लोगों का बहुत नुकसान हो सकता है उसमें। तो वही चीज़ वहाँ पे दिया गया है कि डेरिवेटिव मार्केट ऑफन अपील करता है ह्यूमन का इंस्टिंक्ट को कि गैम्बलिंग पे लगा दे, ठीक है, सो दैट दे कैन गेन सम प्रॉफिट इन द फ्यूचर। जैसे अब तुम क्रिप्टो करेंसी का देखो ना, वो भी तो है कि नहीं बताओ। तो जब एलन मस्क ने एक ट्वीट कर दिया, तो क्रिप्टो करेंसी में किस लेवल पे इन्वेस्टमेंट हुआ है, समझ रहे हो। ये सब फ्यूचर, और फ्यूचर में रिस्क बहुत जुड़ा रहता है ये सभी चीज़ पे। देखो
द डायनामिक हैज़ ड्रिवन सिग्निफिकेंट रिटेल पार्टिसिपेशन इन, देखो यही होता है कि यदि इस तरह का हो गया तो रिटेल इन्वेस्टर लोग बहुत आते हैं, रिटेलर लोग बहुत ट्रेडिंग ये डेरिवेटिव ट्रेडिंग में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं। मगर हम जानते हैं रियलिटी इज स्टार्क डिफरेंट, मगर रियलिटी अलग है, एक ही बार धड़ाम से गिर जाएगा। तो जो इन्वेस्टर है रिटेल इन्वेस्टर उसका तो हो जाएगा फिर। देखो ग्लोबली देखो डेरिवेटिव ट्रेडिंग लॉसेस मनी फॉर द मोस्ट, पर अधिकतर लोग देखो, आप सिंपल बात है, मैं एक सिंपल इससे भी सिंपल एग्जांपल देना चाहता हूँ तुम लोग को। जो देखते हो ना ये जो टिकट आता है ना, जो बिकता है ना बच्चे लोग, वो क्या बोलते हैं उसको, लॉटरी। लॉटरी जितने भी दुकान में जाते हैं लॉटरी खेलने वाले जाते हैं, तो उसमें देखो ज़्यादा हारता है और कोई कोई जीतता है, यही नहीं होता है। और ये सबको पता है ये चीज़, मगर स्पेकुलेशन ही ना कि हम भी जीत जाएंगे, हम भी जीत जाएंगे, वो जीता है तो हम भी जीत जाएंगे, हम भी जीत जाएंगे, इसलिए करता है। मगर अधिकतर लोगों को क्या होता है, लॉस ही होता है। तो वर्ल्ड में भी डेरिवेटिव में यही हो रहा है, अधिकतर लॉस ही हो रहा है। आदमी का जो सेंटिमेंट्स है उसकी वजह से लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं इसको लेकर, विच इज़ नॉट गुड। इसलिए इन्वेस्टर अवेयरनेस की ज़रूरत है, फाइनेंशियल एजुकेशन की ज़रूरत है, ताकि उन लोगों को पता रहे कि रियल में क्या होने जा रहा है, समझे, इसका नेगेटिव फॉल आउट क्या हो सकता है। तो इकोनॉमिक सर्वे कहीं ना कहीं एक चेतावनी दे रहा है लोगों को, रिटेल इन्वेस्टर को, कि कम से कम आपके पास फाइनेंशियल एजुकेशन जरूर होना चाहिए, अवेयरनेस होना चाहिए ट्रेडिंग को लेके डेरिवेटिव्स में, जो कि फ्यूचर से रिलेटेड है। स्टॉक भी तो फ्यूचर से ही रिलेटेड है, कब शेयर बढ़ जाएगा, कब शेयर कम हो जाएगा। गैमलिंग भी तो वही है, देखते हो गैमलिंग कितना ज़्यादा आप बढ़ गया है, प्रोफेशन बन चुका है कई लोगों का। तो समझ गए ना। तो इशू नंबर 5 कंप्लीटेड। इशू नंबर 6 देखो बच्चे लोग, अच्छा हम लोग इसको बहुत स्वागत किए थे उसमें एडिटोरियल्स में कि मार्केट टू कैपिटलाइजेशन, याद है तुम लोग को, मार्केट कैपिटलाइजेशन टू जीडीपी रेशियो भारत का 140% हो गया, जबकि यूनाइटेड स्टेट्स का कितना है बच्चे लोग, हाँ उसका 200 प्लस होगा। अब क्या होता है, अच्छा मार्केट कैपिटलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि जो भी कंपनी का शेयर है, एक शेयर का क्या प्राइस है उसको मल्टीप्लाई करोगे तो मार्केट कैपिटलाइजेशन है। जैसे एग्जांपल देखो, इस क्लास में तुमको पढ़ा रहे हैं, हम एग्जांपल के रूप में बता रहे हैं, ये क्लास में पढ़ा रहे हैं, इस क्लास को हमने शेयर किया कि 100 यूनिट में इसको डिवाइड कर दिया। अब मैंने कहा कि मैं एक यूनिट 1 लाख रुपए में बेच रहा हूँ, लेट्स से, तो इन्वेस्टर ने 1 लाख रुपए में खरीदा वो चीज़, इसका मतलब 99 यूनिट मेरे पास से 1 लाख में को खरीदा, और जितना मैं कमाई करूंगा उस हिसाब से 1% उसको जाएगा। अब यानी कि समझ रहे हो किस तरह इन्वेस्ट करते, किस तरह उसको पैसा मिलता है। अब सिंपल समझो कि मेरा 100 यूनिट को हम डिवाइड किए, मतलब एक पूरा को हम 100 यूनिट में डिवाइड किए, 1 यूनिट का दाम कितना हुआ, 1 लाख, तो सबको मल्टीप्लाई कर दो, उसी को बोलते हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन, कि नंबर ऑफ शेयर इनटू प्राइस ऑफ द शेयर। 1 लाख 1 यूनिट का है तो 100 का क्या करो, 100 इंटू 1 लाख कर दोगे, आ जाएगा, दैट्स कॉल्ड मार्केट कैपिटलाइजेशन। बात समझे। अब यहाँ पे समझो, इस तरह देखो कि तो भारत में जितने भी मार्केट कैपिटलाइजेशन मतलब क्या कि जो स्टॉक मार्केट में हमारा जो कंपनी सब है उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन यदि किया जाए तो जीडीपी से ज़्यादा है वो, जो कि अपने आप में एक पॉजिटिव संकेत है। इसका मतलब वर्ल्ड में बिलीव है कि इंडिया इज डूइंग वेरी गुड। यदि जब मार्केट कैपिटलाइजेशन आपका बहुत बेटर हो तो इसका मतलब क्या है कि वर्ल्ड में कॉन्फिडेंस है कि भारत का जो स्टॉक है बहुत सुंदर है, वो आंख बंद करके वो इन्वेस्ट करेगा उसमें। बात समझ गए ना। हमारा जीडीपी कितना है, हमारा जीडीपी 3.7 ट्रिलियन डॉलर के आसपास का है, ठीक है, और उसके ऊपर तुम रखो 4.5 ट्रिलियन डॉलर का मार्केट कैपिटलाइजेशन रखो, मतलब आसपास का फिगर बता रहा हूँ। तो क्योंकि इसमें तुमको क्या करना, मार्केट कैपिटलाइजेशन डिवाइडेड बाय जीडीपी, तो दोनों को डिवाइड करोगे तो यू विल गेट, और फिर 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल गेट 140%, जो कि अच्छी बात है। ये आंकड़ा हमें कहता है कि भारत का जो स्टॉक मार्केट है बहुत ही सुंदर है, ये संकेत है। ये यूएस देखो 200 है, देखो इंडिया कितना 140 है, समझ गए ना 140 कैसे आया है। नीचे जीडीपी रखोगे, ऊपर तुम्हारा जो भी तुम्हारा मार्केट कैपिटलाइजेशन हो गया, लेट से 4.5 हो गया, 4.5 ट्रिलियन डॉलर का मार्केट कैपिटलाइजेशन है, डिवाइड करोगे इंटू 100 करोगे तो यू विल गेट 140%। समझ गए विद्यार्थी लोग। मगर दिक्कत है इसका भी, पहले आंकड़ा देखो मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना था। इंडिया का 77% था तुम्हारा 2019 में, बढ़ते बढ़ते देखो अभी कितना हो गया, 140% हो गया, 124 से 140% हो गया अभी। तो कह सकते हो कि सर ये तो बहुत तगड़ा बढ़ा है। तो तुम्हारी जानकारी के लिए मैं बोल दूं कि 140% मार्केट कैपिटलाइजेशन भारत का पहले भी था, 2007 में भी था। मगर क्या हुआ 2008 में ग्लोबल क्राइसिस की वजह से धड़ाम से गिरा। यहाँ पे ग्लोबल क्राइसिस हुआ ना,
ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस याद करो, इकोनॉमिक डिप्रेशन जो हुआ था 1929 में, तो उसे पूरा वर्ल्ड प्रभावित हुआ ना, स्पेशली वेस्ट बहुत प्रभावित हुआ था। उस समय रसिया खड़ा हो गया था, तो इसलिए वर्ल्ड में मैसेज भी गया कि कम्युनिस्ट बेटर है। याद करो, कम्युनिस्ट बेटर है, इसलिए कई तो तुम्हारा यूरोपियन कंट्री कम्युनिस्ट वाला विचारधारा से चलना शुरू कर दिया। वही उसी समय बहुत पॉपुलैरिटी मिला था कम्युनिज्म को। एनीवे 2008 में देखो हमारा बैंकिंग सिस्टम फेल नहीं किया, स्टॉक मार्केट तो फेल करेगा। टेपर टेंडम भी हुआ था ना उसके बाद 2013 के आसपास, बिल्कुल याद करना होगा, ये सब बड़ा बड़ा क्राइसिस है। मत 2008 में जैसे इकोनॉमिक क्राइसिस है, वर्ल्ड लेवल पे क्राइसिस हुआ था, तो इंडिया का भी जो मार्केट कैपिटल धड़ांग से गिरा है, वो भी उस समय भी 140 था। तो वो यही बात है यहाँ पे, कुछ भी डेवलप्ड कंट्री में होगा। अभी भी देखो यूएस में बहुत अच्छा स्टॉक मार्केट चल रहा है, और कुछ भी ऊपर नीचे हुआ डायरेक्ट असर पड़ेगा भारत में, बाहर डायरेक्ट स्टॉक मार्केट गिरेगा। आया समझ में? देखो वही सब चीज़ लिखा गया, देखो वहाँ पे, समझ गए ना? तो जो मार्केट कैपिटलाइजेशन जो जीडीपी रेशियो है, जो ही नहीं कि वो इकोनॉमिक एडवांसमेंट का बात हो या सोफिस्टिकेशन की बात, ऐसा जरूरी नहीं है, नॉट कंपल्सरी। यदि सच में ही ऐसा होता तो स्टॉक मार्केट गिरता तो इकोनॉमी को कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए था। तो कई बार स्पेकुलेशन के बेसिस, जैसे देखो इंडिया में अभी मैसेज आएगा कि इंडिया का स्टॉक मार्केट बहुत अच्छा काम कर रहा है, बहुत अच्छा काम कर रहा है, हर कोई इन्वेस्ट करना चाहेगा, एक ही बार गिरेगा तब फिर क्या क्या होगा? क्योंकि बहुत ही रिस्की चीज़ है ये सब, समझ गए? वही सब चीज़ बताया गया वहाँ पे। आगे देखो, बिल्कुल यहाँ पे देखो समझ में आ जाएगा सब, जो भी बोले वही सब चीज़ लिखा गया। लुक एट द प्रीवियस इंस्टेंट, मार्केट कैपिटलाइजेशन टू जीडीपी रेशियो 140% था दिसंबर 2007 में भी, समझे? अभी फिर कैसे गिरा? तब वही ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह से गिरा। यूएस में देखो अभी 2000 है, हाँ 200% है। रेशियो इज टिपिकली हाई। हाँ ये बात तो स्पष्ट है यहाँ से, यदि मार्केट कैपिटलाइजेशन टू जीडीपी रेशियो यदि ज़्यादा है, इससे एक बात तो जाता है कि माइक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स और जो फंडामेंटल जो इकोनॉमी का वो बहुत ही बेजोड़ है, उसमें कोई सेकंड थॉट नहीं है। मैं बोल ही तो रहा हूँ, अभी भी वर्ल्ड में जो सबसे ब्राइटेस्ट स्पॉट है वो भारत ही है, क्योंकि हमारा बार बार सेंसेस निफ्टी उठ रहा है, उसमें कोई शक नहीं है। वही बोल रहा है कि यदि रेशियो ज़्यादा हो तो फंडामेंटल और सेंटिमेंट्स बहुत हाई रहेगा। वही सेंटिमेंट, स्पेकुलेशन, हाँ बहुत ग्राइस कर रहा, लगा दो पैसा वहाँ पे, ये रहेगा, ऑलवेज रहेगा। हम जानते हैं कि कई बार यही सेंटिमेंट क्या करता है, बहुत पीक पहुँचा जाता है, और इन्वेस्ट और इन्वेस्ट और इन्वेस्ट, और एक ही बार जैसे पहुँचा पीक पे गिर जाएगा। फिर जैसे ही नीचे गिरा, इन्वेस्टर लोग का पैसा गया जेब से, समझे? तो वही बोल रहा है। इसलिए इकोनॉमिक सर्वे क्वेश्चंस कर रहा है वो लोग को कि ध्यान से, सेंटीमेंट से काम करने वाला चीज़ नहीं है। यू शुड हैव फाइनेंशियल लिटरेसी, यू शुड हैव फाइनेंशियल अवेयरनेस। कि होता क्या कि रिटेल सब डीमैट अकाउंट बना के आंख बंद करके लगा रहा है सब, वह फाइनेंशियल लिटरेसी का भी समझ होना चाहिए, ठीक? खाली सेंटीमेंट से नहीं चलने वाला है। चलो आगे देखो, हाँ इशू नंबर 7 देखो विद्यार्थी लोग। अब ये तो सोचने वाली बात है, चाइना के साथ जो भी ट्रेड है हमारा, बताओ चाइना के साथ हमारा ट्रेड डिफिसिट बढ़ते चला जा रहा है। यानी कहने का मतलब चाइना को जितना हम एक्सपोर्ट करते हैं उसके कंपेयर में कई गुना ज़्यादा इंपोर्ट हो रहा है, यानी कि चाइना सामान बहुत ज़्यादा आ रहा है। जान के हैरान हो जाओगे, कोविड के टाइम में गालवन इशू हुआ था ना, ऊपर में गालवन क्लास हुआ था ना, बहुत सारे हमारे सैनिक शहीद हुए थे। उसके बाद देखोगे तो और ज़्यादा इंपोर्ट होना शुरू हो गया। तो सर ये किस तरह का डायकोटोमी है? अब पहले तो थोड़ा कहानी समझो, अपने एक थोड़ा सा कहानी समझोगे। जो वेस्ट है बच्चे लोग, वो चाइना से दूर जाना चाहता है। वेस्ट मतलब यूरोप, हाँ यूएस को भी ले लो, ये आप चाइना से दोस्ती करना नहीं चाहता, क्योंकि दोनों के बीच में फाइट हो रहा है, कभी ट्रेड वार हो रहा है तो कभी टेक्नोलॉजिकल वार चल रहा है। तो इसका सामान इधर नहीं जा सकता है, क्योंकि दुनिया भर का टैरिफ लगाता है। जानते हो ना, दुनिया भर यूरोपियन यूनियन दुनिया भर का नॉन टैरिफ बैरियर लगा रहा है कि नहीं लगा रहा है? कभी क्वालिटी को लेकर, कभी स्टैंडर्ड को लेकर, कभी इन्वायरमेंट को लेकर दुनिया भर का टैरिफ लगाता है। मगर चाइना जानते हो कि दुनिया के लिए वो मैन्युफैक्चरिंग हाउस है। तो यदि मैं सिंपल एक एग्जांपल देना चाहता हूँ, यदि इंडिया बंद भी कर दे इंपोर्ट, फिर भी चाइना का सामान इंडिया में आएगा, दूसरे कंट्री से आ जाएगा, यूएई जाएगा, सऊदी अरब जाएगा, वहाँ से आ जाएगा इंडिया में। इंडिया बंद नहीं कर सकता है। सेम यूरोप भी बंद नहीं कर सकता है। यूरोप भले ही डायरेक्ट चाइना से नहीं जाएगा, मैं इंडिया के थ्रू तो जाएगा। फिर अब देखो, जब इंडिया के थ्रू जाएगा चाइना में, तो इंडिया को ज़्यादा नहीं इंपोर्ट करना पड़ेगा। इसलिए ये भी एक रीज़न है कि जिसकी वजह से इंपोर्ट बढ़ा है चाइना से। क्योंकि इंडिया क्या करता है, इंडिया मान लो जैसे एग्जांपल बल्क ड्रग्स का बात करते हैं, जो ड्रग्स जो अभी देखते हैं हम लोग, उसके लिए एपीआई चाहिए ना, इंग्रेडिएंट चाहिए ना, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, वो कहाँ ज़्यादा आता है? चाइना से। और इंडिया जानते हो बल्क प्रोड्यूसर है, एक्सपोर्टर भी है मेडिसिन का, क्योंकि डिमांड है, क्योंकि चाइना से ले नहीं रहा है वो,
तो चाइना का डिमांड भी हम ही फुलफिल कर रहे हैं, जैसे वियतनाम कर रहा है, जैसे मैक्सिको कर रहा है। बात समझ गए ना, ये भी एक रीज़न है। इसलिए देखो अब यहाँ पे इकोनॉमिक सर्वे थोड़ा सा बहुत डिफरेंट, याद करो मैंने पहला मॉड्यूल में तुम लोग को बताया था कि इकोनॉमिक सर्वे में ये कहा गया कि चाइना से एफडीआई ले लो, मैंने बताया था ना। ये अपने आप में हैरान करने वाली बात है कि चाइना से एफडीआई का मतलब क्या है। चाइना से कभी भारत एफडीआई नहीं लेने वाला है, इकोनॉमिक सर्वे बस सजेशन दे रहा है। इंडिया नहीं लेगा, पॉलिटिकल रीजन, जियो पॉलिटिकल रीजन से इंडिया नहीं लेने वाला है, जो बात है। तो चाइना से एफडीआई लेने की क्या जरूरत है। तो इसमें इकोनॉमिक सर्वे में ये सुझाया है कि देखिए सामान तो आप खूब ले ही रहे हो, अपने नीड्स के लिए भी ले रहे हो, अपने मार्केट के लिए भी ले रहे हो, एक्सपोर्ट के लिए भी ले रहे हो। इससे बढ़िया है कि आप एफडीआई लो और डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग में फोकस करो, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। एंड इट इज़ अ नॉट बैड सजेशन। सरकार नहीं मानेगी वो अलग बात है, मगर सजेशन कोई खराब नहीं है, जब तक आप व्यापार तो कर ही रहे हो आप, और वो उधर से बैठा हुआ है एफडीआई देने के लिए। चाइना तो चाहेगा कि इंडिया में एफडीआई आए, उसे कमाई हो, समझे। तो आप समझो इस चीज़ को, यहाँ पे देखो, हाँ, इट इज़ इनएविटेबल फॉर इंडिया टू प्लग इटसेल्फ इनटू द ग्लोबल सप्लाई चेन्स विदाउट इंक्रीजिंग इंपोर्ट फ्रॉम चाइना एज पर द इकोनॉमिक सर्वे। अलाउइंग एफडीआई फ्रॉम चाइना कुड हेल्प बूस्ट इंडियाज एक्सपोर्ट टू द वेस्टर्न नेशन। समझ गए बात को ना, जरूरी है। यदि भारत अपने आप को ग्लोबल सप्लाई चेन में प्लग करना चाहता है ना, इंपोर्ट कम करना चाहता है, तो भारत को ज़रूरत है कि एफडीआई भारत स्वीकार कर ले चाइना से। इससे क्या होगा कि हमारा डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रांग होगा, उससे हम एक्सपोर्ट कर पाएंगे वेस्टर्न कंट्रीज़ को। आया समझ में ना। एग्जाम्पल देखो विद्यार्थी लोग, तुम लोग को ट्रेड डिफिसिट समझ में आ जाएगा कि इंडिया जो एक्सपोर्ट करता है चाइना को, जो कितना, मात्र $17 बिलियन का है राशि। इंपोर्ट कितना किया है, $102 बिलियन, यानी कि $85 बिलियन का ट्रेड डिफिसिट है। उतना पैसा हमको देना पड़ता है, बात समझे। जबकि बच्चे लोग, ये ट्रेड डिफिसिट तुम्हारा $83 बिलियन एक साल पहले था, तो यानी कि लगातार ही ट्रेड डिफिसिट बढ़ रहा है। हाँ, इसमें भी, इस पिक्चर में भी तुम देख सकते हो, इस पिक्चर में भी बच्चे लोग देख सकते हो, तुम लोग देखो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का देख सकते हो। 2020 और 21 देखो, 2020 और 21 में इंपोर्ट क्या हुआ, इंपोर्ट ही से कंसर्न है ना। आप देखो 21-22 को कितना बढ़ गया, 22-23 को कितना बढ़ गया, 23-24 को और बढ़ा है। देख रहे हो ना, एक्सपोर्ट तुमको कोई बढ़ता हुआ नज़र नहीं आएगा। देखो तो एक्सपोर्ट इनफैक्ट घटा है, ठीक से देखो तो 2022 और 23 में तुमको घटते हुए नजर आया ना, डार्क ब्लू, हाँ घटा है। और देखो इसका रिजल्ट क्या हुआ, ट्रेड डिफिसिट कितना है, $85 बिलियन का। एक रीज़न क्या है कि बाहर का सामान भी हम ही ला के दे रहे हैं वेस्टर्न कंट्रीज को, एक ये भी रीज़न है। तो चूंकि देखो वही, एज इंडिया इंक्रीजेस एक्सपोर्ट ऑफ सर्टन प्रोडक्ट्स फ्रॉम द यूएस से टू द यूएस, इट इज़ रिलाइंग ऑन इंक्रीजिंग, वही बोला है, क्योंकि भारत को एक्सपोर्ट करना पड़ता है बहुत सारा सामान यूएस में, वेस्ट में, तो और ज़्यादा इंडिया डिपेंडेंट हो जाता है चाइना को लेकर, क्योंकि चाइना से बहुत सारा सामान आता है, यहाँ प्रोसेसिंग होता है, वैल्यू एडिशन होता है, तब जाता है यहाँ से। बिल्कुल ये चीज़ यहाँ पे तुमको मिल जाएगा, क्योंकि जानते हो कि ट्रेड डाइवर्जन, यानी कि वेस्ट और चाइना के बीच में फाइट चल रहा है, उसकी वजह से वेस्ट तो बैरियर लगाएगा ही लगाएगा, है। तो जो भी इंटरमीडिएट जो मार्केट है, जैसे चाइना और वेस्ट के बीच में, जैसे मैक्सिको हो गया, वियतनाम हो गया, बिल्कुल इंडिया भी हो गया, ये लोग क्या करेंगे, वहाँ सामान लाएंगे और इधर बेचेंगे। तो इसलिए बच्चे लोग, फॉर एनहांसिंग मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी विद इन द कंट्री, इसलिए ज़रूरी है कि रिलायंस ऑन चाइनीज़ मैन्युफैक्चरिंग इनपुट बोला है, क्योंकि हमें बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी बनना है तो इंपोर्ट तो करना ही पड़ेगा। तो आपके पास दो ऑप्शन है, ये तो आप इसी तरह इंपोर्ट बढ़ाते चलिए, या फिर दूसरा ऑप्शन ये कि एफडीआई ले लीजिए चाइना से, और वही एफडीआई से आप डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग पर ज़्यादा ध्यान दीजिए, वो ज़्यादा बेटर है, वो लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है, क्योंकि आफ्टर ऑल पैसा से ही बनेगा डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग। बिल्कुल देखो वही बोला गया कि ये दो भी जो चीज़ बताया गया है, इससे क्या कि ट्रेड डिफिसिट और बढ़ रहा है चाइना के साथ, है ना। इट इज़ अ बेटर, वही बोला है, बेटर है कि एफडीआई फोकस करिए, चाइना को खोल दीजिए दरवाज़ा चाइना के लिए, यहाँ आएगा तो वो ज़्यादा बेटर है कि इंडिया अच्छे से एक्सपोर्ट कर पाएगा यूएस को, क्योंकि इंडिया में खुद डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग तैयार हो जाएगा, समझे। और एग्जैक्टली यही चीज़ तुम्हारा साउथ ईस्ट एशियन ने किया था बहुत पहले, कि दरवाज़ा खोल दिया था। ये अलग बात है कि फिर क्राइसिस में गया था वो लोग, सब प्राइम क्राइसिस हुआ था ना जी, बिल्कुल समझ गए ना। हाँ आगे देखो विद्यार्थी लोग, सवाल ये कि आखिर चाइना कैसे स्टील को इतना सस्ता बेच देता है। अब तुम लोग हैरान हो जाओगे कि स्टील तो मतलब इतना सस्ता बेचता है चाइना कि जो कोई भी कंट्री मतलब बना ही नहीं सकता उतना सस्ता में। अब कारण क्या है, इसका कारण है कि वहाँ का जो रियल इस्टेट है, कंस्ट्रक्शन सेक्टर, वो फेल कर गया। वहाँ का जो कंस्ट्रक्शन सेक्टर, कंस्ट्रक्शन मतलब वो रियल सेक्टर,
तुम लोग को जान के हैरानी होगा विद्यार्थी लोग कि वहाँ का जो रियल इस्टेट सेक्टर है, मतलब कंस्ट्रक्शन सेक्टर है, उसके वजह से वहाँ का जीडीपी में 20% कंट्रीब्यूशन है चाइना में। मैं रिसेंट टाइम वो फेल कर गया। फेल करने का मतलब क्या कि स्टील सब बहुत रह गया होगा उसके पास, बहुत नुकसान होने जा रहा है उसको, तो वो क्या करेगा, डंप करेगा मार्केट को। इंडिया बहुत बड़ा मार्केट है, यदि इंडिया में सस्ता मिलेगा ही तो सरकार भी क्या करेगी कि जब इंडिया में प्रोड्यूस करने में बहुत पैसा लग रहा है स्टील फिनिश स्टील प्रोडक्ट, इससे बढ़िया वहीं से मंगवा लो। तो समझ लो ना। अब इसी के लिए देखो एंटी डंपिंग ड्यूटी लगता है ना, सेफगार्ड करने के लिए। मैं इतना सस्ता दे रहा है कि चाह के भी आप मना नहीं कर सकते हो उसको। देखो वही चीज़ वहाँ पे लिखा गया है। देखो वही बोला कि चाइना का जो प्रॉपर्टी सेक्टर है, वही रियल इस्टेट सेक्टर, कंस्ट्रक्शन सेक्टर बहुत ही कमज़ोर हो गया। लगभग वही ओवर कैपेसिटी, लगभग कोलैप्स कर गया कह सकते हो। ओवर कैपेसिटी जनरेट हो गया। उससे क्या कि ग्लोबल स्टील प्राइस कोलैप्स हो गया, क्योंकि इसके पास ढेर सारा स्टील है और दुनिया में स्टील का प्राइस अच्छा ही है, मगर उसके पास इतना ज़्यादा है कि वो सस्ता में बेच देगा। और दूसरी बात है, हर समय चाइना पे आरोप लगता है कि सरकार खुद ही अपने PSU सबको, अपने सेक्टर को प्रमोट करती है, उसके लिए दुनिया भर का सब्सिडी देती है। ये बात WTO में भी उठता है ना, वही एम्बर बॉक्स ब्लू बॉक्स का कॉन्सेप्ट, समझे ना। अब वेस्ट क्या करता है, ग्रीन बॉक्स के नाम पे खूब सब्सिडी देता है स्टूडेंट। हाँ एनीवे, बात समझो यहाँ पे। तो इससे जो भी प्रोड्यूसर भारत में हो, चाहे वियतनाम में हो, चाहे ब्राज़ील में हो, या बाकी कंट्री में हो, जो स्टील को बना रहा है, वो प्रेशर में आएगा ना, क्योंकि चाइना बहुत सस्ता में बेच रहा है। तो डू यू थिंक कि इंडिया में डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। जब इतना सस्ता ऊपर से आ रहा है तो कहाँ, यहाँ तो इकोसिस्टम ही डेवलप नहीं हो पाएगा। अब तुम खुद देख लो बच्चे लोग कि चाइना का जो स्टील प्रोडक्ट एक्सपोर्ट है वो देखो 27% बढ़ा है 2024 में, समझे। एंड दे ग्रू बाय 35% इन, बताओ 2023 में 35% से बढ़ा था, यानी प्रत्येक साल अच्छा परसेंटेज से बढ़ रहा है। इसका मतलब क्या, ग्लोबली जो कंट्रीज सब है वो स्वीकार कर रहा है स्टील सब, क्योंकि बहुत हद सस्ता है। अब तुम लोग खुद देखो विद्यार्थी लोग, एक डिकेड पहले 2024 एक ऐसा साल हमारे लिए गया है कि हम नेट इंपोर्टर हो गए स्टील का, जबकि ये 10 साल का रिकॉर्ड देखोगे तो हम एक्सपोर्टर थे, नेट एक्सपोर्टर थे स्टील का। अच्छा बताओ कोयला में क्या है, हम नेट एक्सपोर्टर है कि नेट इंपोर्टर है? हम इंपोर्ट, थोड़ा सा इंपोर्ट करते हैं। हाँ जैसे चलो कॉटन पे लागू होगा ये चीज़ अच्छे से। कॉटन बताओ तो नेट एक्सपोर्टर है कि नेट इंपोर्टर है? नेट एक्सपोर्टर है, क्योंकि ज़्यादा फायदा होता है। इसी तरह स्टील देखो, 10 साल में ना हम स्टील बेचते थे, हम नेट एक्सपोर्टर थे, इंपोर्टर नहीं थे। यानी कि नेट का मतलब क्या होता है, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को माइनस करके। मैं 2024 कैसा साल गया हमारे लिए, हम नेट इंपोर्टर बन गए। कारण क्या है, वही ओवर कैपेसिटी ऑफ स्टील, फिनिश स्टील प्रोडक्ट फ्रॉम चाइना, ये रीज़न है। आया समझ में ये तुम लोग को? तो वही बोल रहा है कि जो डिफरेंस है, बताओ इंटरनेशनल प्राइस एंड डोमेस्टिक प्राइस ऑफ फिनिश स्टील, बस इतना गैप है, इसलिए चाइना को एडवांटेज मिल जाता है इस चीज़ का। और वो हर कंट्री वो चाइना के साथ दोस्ती करना चाहेगा जहाँ उसको सस्ता मिल रहा है। इंडिया ना प्रयास कर रहा है, ऐसा बहुत सारा कंट्री होगा जहाँ पे वो आ जाएगा फ्री में भी, तो मतलब सस्ते दाम में। अब समझ गए बच्चे लोग? हाँ, 8 नंबर इशू का ही एक्सटेंशन है। देखो इकोनॉमिक कोहेर्सन, चाइना का तो जान ही रहे हो। अब देखो चाइना रेयर अर्थ मेटल्स में भी सबसे आगे है। दुनिया में कहीं पे भी कोई भी रिजर्व है तो चाइना सबसे पहले दौड़ता है कोलैबोरेशन करने के लिए। जैसे एग्जांपल देखो DRC, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कंगो, भारत भी दौड़ा था ना, है ना। भारत का जो संस्था था तुम्हारा, है ना, हाँ खनिज लिमिटेड करके समथिंग करके कुछ था, है ना, भारत खनिज निगम लिमिटेड, हाँ ऐसे कुछ, तो गया। मैं चाइना उससे आगे है, भारत से आगे है, तो कहीं पे भी उसको रिजर्व मिलेगा वो वहाँ पे जाकर पूरा मोनोपोलाइज कर लेता है। वो मोनोपोलाइज करने का मतलब क्या है कि जो वर्ल्ड का जो एक ट्रेडिंग जो इक्वेशन बनेगा, जो ट्रेडिंग सिचुएशन बनेगा, उस पर तो कंट्रोल है, डेट्स कॉल्ड इकोनॉमिक कोहेर्सन। और दूसरी बात है कि चाइना के पास खुद ही बहुत सारा रेयर अर्थ मेटल्स है उसके पास, यदि वो चाइना रोक लेगा तो पूरा वर्ल्ड को इम्पैक्ट पड़ेगा ना। जैसे देखते हो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का जो भी चीज़ चाहिए, जो भी इनपुट चाहिए, यस, लिथियम में चाइना जाना जाता है, बच्चे लोग जानते हो ये चीज़। देखो वही चाइना का जो डोमिनेंस है बहुत सारे प्रोडक्ट में, कहीं ना कहीं इससे कोहेर्सन हो रहा है, इकोनॉमिक कोहेर्सन हो रहा है, और वो जानबूझ के बाकी कंट्री को नहीं देना चाहती है। पॉलिटिकल, वही जियो पॉलिटिकल रीजन्स। क्यों देना चाहेगी? ट्रेड वार हुआ, टेक्नोलॉजिकल वार। देखो टेक्नोलॉजिकल वार, अब तुम खुद सोचो क्या बोला चाइना ने, बोला कि हम वो जो सोलर मॉड्यूल्स का जो टेक्नोलॉजी है वो हम ट्रांसफ़र नहीं करेंगे यूएस को। और यूएस ने क्या बोला
कि हम तुमको सेमीकंडक्टर वाला वो नहीं करेंगे, तुमको 3 नैनोमीटर वाला 4 नैनोमीटर वाला हम नहीं करेंगे तुमको। टिट फॉर टैट चल रहा है ना, उस बीच में कौन, इंडिया जाएगा, उस बीच में दूसरा कंट्री जाएगा। दैट इज कॉल्ड इकोनॉमिक कोहर्सन, समझो। वो नहीं चाहता कि क्रूशियल इनपुट्स बाकी कंट्री को मिले। दूसरी बात है, देखो एक्सपोर्ट ऑफ रेयर अर्थ एंड क्रिटिकल मिनरल्स बहुत जरूरी है ग्रीन ट्रांजिशन के लिए, है कि नहीं बताओ। तो ये सब आएगा तभी तो रिन्यूएबल एनर्जी पे काम होगा, तभी तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे काम होगा, तभी तो हाइड्रोजन पे काम होगा। तो ये सब चीज़ चाहिए, नीड ऑफ द आवर है। तो जो चाइना का डोमिनेंस हो, एक तरह से मोनोपोलिस्टिक प्रैक्टिस फॉलो कर रहा है ये, समझे। इसकी वजह से जो न्यूअर मैन्युफैक्चरिंग हाउस है, जो हम बनना चाहते हैं, हम बनना चाह रहे हैं ना, हम आत्मनिर्भर भारत बनना चाह रहे हैं, उसके लिए पहले मैन्युफैक्चरिंग करना पड़ेगा। वो हो नहीं पा रहा है क्योंकि इनपुट का तो ठेका लेकर बैठा हुआ है चाइना, और चाइना दे नहीं रहा है हमको, तो प्रॉब्लम है। इसी को बोलते हैं इकोनॉमिक कोर्स, समझे। तो इसलिए जितने भी इमर्जिंग मार्केट और डेवलपिंग इकोनॉमीज का जो मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज सब वो रुक गया है, वो उस लेवल पे नहीं जा रहा जिस लेवल पे जाना चाहिए, क्योंकि ओवर डिपेंडेंस है चाइना के ऊपर। आप चाइना को चाह के भी आप रोक नहीं सकते हो। चाइना सामान आप कितना भी इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ा दो ना। अच्छा, क्या फ़ायदा हुआ विद्यार्थी लोग कि चाइना से जो सामान आ रहा है उसमें खूब हम टैरिफ लगा दिए, और वही सामान सस्ता फिर यूएई से आ जाएगा, तो क्या फ़ायदा हुआ फिर। या फिर सस्ता क्या, आप टैरिफ लगा के महंगा कर रहे हो, है ना, और ठीक ठाक मीडियम प्राइस पे आपको फिर उधर से मिला, तो आपका ही नुकसान है। वो बात समझ पा रहे हो क्या बोल रहे हैं। 100 रुपये का सामान चाइना से आ रहा है, आपने कुछ ड्यूटी लगा दिया, 200 रुपया कर दिया, आपने 200 रुपया कर दिया, अब यही से वही सामान आपका 150 में आ रहा है, तो आपका ही नुकसान है। वो ठीक से समझोगे तो, क्योंकि 100 रुपये में मिल रहा था ना आपको, तुम ज़्यादा बुद्धि लगाया, तुमको 150 में मिल रहा है उधर से, अब फिर उसके ऊपर तुम लगाओ 100% ड्यूटी, तो वो सामान और महंगा हो जाएगा मार्केट में, कौन फिर इशू होगा फिर कंज्यूमर का। तो तुम चाह के भी, केवल इंडिया का ही बात नहीं है, दुनिया का बात है ये। वर्ल्ड में ये इस सिचुएशन है कि कोई भी दुनिया का कंट्री चाइना का सामान को रोक नहीं सकता, क्योंकि किसी न किसी थ्रू वो आ ही जाता है। एनीवे, देखो वही चीज़ यहाँ पे लिखा गया। देखो इशू नंबर 8 वही बोले थे, इट इज़ अ वेरी डिफिकल्ट टू स्टॉप चाइनीज़ गुड्स, क्योंकि चाइनीज़ गुड्स इतना चीप है, ठीक है, एंड नो टैरिफ कैन, कितना भी टैरिफ बाबू लगा दो उसके ऊपर, तुम कितना भी टैक्स लगा दो, फिर भी इंटरनेशनल मार्केट में सस्ता ही पड़ेगा वो। इसलिए तुम एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाने के बाद भी तो तुम्हारा स्टील सस्ता में ही आ रहा है। बात समझो, और यही रीज़न है कि डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो पा रहा है। बात समझ गए ना। तो वही चीज़ देखो, वही बोल रहा है, क्या होगा, रिस्ट्रिक्शन जाएगा, पैकेज होगा तीसरा कंट्री में, और वहाँ से आ जाएगा। आप लगाओगे इधर से नहीं आएगा, दूसरी जगह से आ जाएगा, यूएई से आ जाएगा, दुबई से आ जाएगा। वही चीज़ लिखा गया है। 2 ऑप्शन है भारत के पास, या तो भारत इसी तरह चले, मैन्युफैक्चरिंग ग्लोबल सप्लाई चेन सिस्टम में जाए, चाइना का सप्लाई चेन सिस्टम से भारत भी जुड़े, है ना, या फिर इसी तरह रहे। अब सप्लाई चेन सिस्टम से जुड़ने का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, एफडीआई आए, स्वीकार कर ले, या फिर जिस तरह इंपोर्ट बढ़ते चला जा रहा है वो चले, वो अप्रोच से। तुमको क्या लगता है भारत सरकार क्या करेगी, सेकेंड स्टेप लेगी। भारत सरकार एफडीआई को अलाउ नहीं करेगी, जियोपॉलिटिकल रीजन्स भारत नहीं करेगी, जो बात मैं बता रहा हूँ, क्योंकि ये सजेशन देना काम है इकोनॉमिक सर्वे का। समझ गए विद्यार्थी लोग, वही सब चीज़ लिखा गया है वहाँ पर। चलो आगे बढ़ो। हाँ, अब इशू नंबर 9 देखते हैं, रेलवे फ्राइट। अच्छा बाबू, रेलवे जो पैसा कमाती है सब जरा कहाँ से कमाती है, सामान को, गुड्स को, वही फ्राइट। इसलिए फ्राइट कॉरिडोर बन रहा है ना, रेलवे फ्राइट कॉरिडोर अभी उद्घाटन हुआ था ना स्टूडेंट, जस्ट रिसेंटली हम लोग देखे थे, हम लोग याद करो। फ्राइट का मतलब क्या होता है, माल गाड़ी जिसमें सामान जाता है लद के। सबसे अधिक क्या होता है, कोयला ट्रांसपोर्टेशन की वजह से बहुत फायदा होता है रेलवे को, ठीक है। उसके बाद बाकी भी पैसेंजर जब ट्रैवल करता है उससे ज़रा फायदा नहीं होता है रेलवे को फायदा होता है फ्राइट, वही फ्राइट से फायदा होता है, यानी कि आपका वो गुड्स से फायदा होता है, समझे। तो वही बोला है कि जो रेलवे फ्राइट है वो कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट क्या है, 7% से बढ़ रहा है। यानी कि मान लो कि मालगाड़ी जिसमें सामान है इधर से उधर जा रहा है, उसके वजह से जो नेक्स्ट ईयर जो कमाई हो रहा है वो 7% बढ़ रहा है। इस मान लो कि एक साल में 100 रुपया हुआ तो अगले साल में 107 रुपया हो रहा है, फिर अगले साल में 107 का फिर 7% इस तरह बढ़ रहा है। तो यानी कि गुड्स के वजह से ही रेलवे अपना अर्न कर रहा है। हम ये भी जानते हैं जब हम पूरा बैलेंस कर देंगे तो ऑपरेटिंग रेशियो कोई ज़्यादा तो है नहीं रेलवे का, यानी कि रेलवे जान रहे हो कि 97 या 95 रुपीज़ लगा रही है, तो रेलवे को कितना मिल रहा है, 100 रुपया मिल रहा है। तो रेलवे कोई बेनिफिट नहीं मिलता। यही कारण है कि बजट से पूरा रेलवे को सपोर्ट करना पड़ता है। कोई अपना मैकेनिज्म ज़्यादा नहीं है कमाने का, ये बैलेंस करने के बाद ये हालत, क्योंकि जानते हो क्रॉस सब्सिडाइजेशन होता है। पैसेंजर जो इतना सस्ता में जा रहा है, सब मालगाड़ी वाला सब सोला जाता है वो चीज़,
तो इंडियन रेलवे एक कह सकते हो एक सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स के रूप में है। हाँ, मगर बहुत ज़रूरी है। यदि इसको भी पूरा प्राइवेटाइज कर दिया जाए तो जो जनता है एक तो ऐसे ही स्ट्रेस में और स्ट्रेस में आ जाएगा। देखो वही चीज़ लिखा गया। और जहाँ तक सवाल है रेलवे पैसेंजर ट्रैफिक का, बताओ बच्चे लोग, कोविड से पहले 800 करोड़ आदमी उस ईयर में, उस फाइनेंशियल ईयर में 800 करोड़ आदमी यात्रा किए थे। कहोगे सर 800 करोड़ आदमी तो भारत में नहीं है। अरे इधर उधर जो गए थे वही आदमी 2 बार ट्रैवल कर रहा है ना, एक ही आदमी 50 बार ट्रैवल कर रहा है ना। ये मैं बोल कितना लोग को चढ़ाया है। तो प्री कोविड लेवल में कितना था? 800 करोड़ लोग था। अभी तक भी वो अचीव नहीं हुआ है भारत में। फाइनेंशियल ईयर 2024 में कितना पहुंचा? वो लगभग 683 करोड़। तो अभी तक नहीं आया उतना अभी पीक तक नहीं पकड़े हम लोग। बीच में कोविड की वजह से रुक गया ना मोमेंटम, कोविड की वजह से और दूसरी बात है कि देखो बैक टू बैक एक्सीडेंट हुआ है रेलवे का। बालासोर अभी भी हो रहा है। देखो रिसेंट टाइम में बहुत देखे हैं इस बार, वेरी बैड। हो सकता है कि कई लोग के मन में ये हो गया ट्रस्ट का कमी में भी, मगर ऑप्शन नहीं है ज़्यादा। आप रेलवे को वो नहीं कर सकते हो, भले ही एक्सीडेंट हो फिर भी आपको जाना ही पड़ेगा। रेलवे को ना कैसे कर सकते हो? कनेक्टिविटी, स्ट्रांग कनेक्टिविटी रेलवे ही है। और दूसरी बात है फाइनेंशियल पैसा भी है ना। कहो सर पैसा हो जाएगा उससे भी। अब उसका कनेक्टिविटी कितना है बताओ? पूरा हमारे राज्य में कितना एयरपोर्ट है? तो तुम एयरपोर्ट में भी जाओगे तो फिर भी तुमको पटना उतरोगे, पर चलो पटना का ही बात करते, पटना उतरोगे तो फिर रेलवे में ही आओगे। और जहाँ तक सवाल है बस का, तो बस बीच में रोक देगा तुमको। तो कहने का मतलब ये है कि यस, तुम चाहे दिस वे या डैट वे रेलवे से तुमको सफ़र करना ही पड़ेगा। इसलिए पैसेंजर बहुत हाई है, मगर अभी रिसेंट टाइम में घटा है। समझ गए बच्चे लोग? इसमें खुद देखो कि फ्राइट ट्रैफिक बढ़ा है सिग्निफिकेंट, वही 7% से बढ़ रहा है ना जी। हाँ, तो देखो एक टच कितना, लगभग कह सकते हो कि 1600 मिलियन टन्स इसने क्या किया, सप्लाई किया, ट्रांसपोर्ट किया, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी बात है। 7% यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2020 से लेकर 24 तक 7.1% से लगातार बढ़ा है, विच इज़ वेरी गुड ना। हाँ, तो अब क्या होना चाहिए? स्पेशल एम्फोसिस ऑन कैपेसिटी एडिशन, और कितना जुड़ सके, यानी कि अधिक से अधिक मालगाड़ी वाला वो व्यवस्था बनना चाहिए। देखो अभी सबसे बड़ा मालगाड़ी का प्रॉब्लम क्या है, सिंपल लैंग्वेज में बोल रहा हूँ ताकि तुम लोग समझ जाओ। सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि देखो कोई भी राजधानी एक्सप्रेस आता है, रोक देता है, और जितना देर वो रुकेगा उतना महंगा होगा वो चीज़, उतना लंबा यात्रा करना पड़ेगा उसको, और पीछे भी लगा हुआ है और उतना लंबा। हाँ, कहोगे सर पेट्रोल और डीजल का बात नहीं, चलो पेट्रोल और डीजल का बात नहीं है तो समय का बात तो है, बात समझे ना। तो प्रॉब्लम ये है यहाँ पे। इसलिए देखो, इसलिए कैपेसिटी एडिशन की ज़रूरत है। न्यू रोलिंग स्टॉक, न्यू रोलिंग स्टॉक समझते हो ना, गाड़ी से बनाना, कनेक्टिविटी, रेलवे जो बोगी तैयार किया जाता है, ऑपरेशनल एफिशिएंसी भी तैयार करने की जरूरत है। दूसरी बात देखो, एक जो एक्सीडेंट हुआ था याद है, एक मालगाड़ी के साथ जो टकराया था, बालासोर का ही एपिसोड शायद था वो, है ना, जिसमें वही कवच को लेके मुद्दा उठा था। कवच कितना महंगा है, 1 किलोमीटर में कितना लाख लगता है उसको करने में, हाईली साइंटिफिक भी है मगर टाइम लगेगा उतना करने में, समझे। तो देखो वही वहाँ पे लिखा गया था। देखो मगर हाँ, इस पर सरकार देखो ट्री अपकमिंग डेडिकेटेड कॉरिडोर लेने जा रही है ना, एक एनर्जी के लिए, एक मिनरल के लिए, एक सीमेंट के लिए, समझ रहे, ताकि क्या हो सके, बेटर हो सके। एंड ऑल्सो सेट टू हेल्प रिड्यूस लॉजिस्टिक, और बिल्कुल लॉजिस्टिक कॉस्ट घटेगा यदि फ्राइट कॉरिडोर ही है। फ्राइट कॉरिडोर मतलब क्या, उसी के लिए बनाया गया उसको, तो लॉजिस्टिक कॉस्ट कम होगा ना, मतलब दाम कम हो जाएगा, कंज्यूमर गुड्स कम हो। यदि मान लो कि लंबा यदि यात्रा करे, रुकेगा तो वो महंगा हो जाएगा आपका गुड्स। तो लॉजिस्टिक कॉस्ट घटाने के लिए कार्बन फुटप्रिंट, देखो रेलवे ने बोला ना कि आने वाले समय में हम पूरा कार्बन न्यूट्रल बन जाएंगे, तो इसलिए देख सकते हो बच्चे लोग, अब कोयला से नहीं, अधिकतर आपका इलेक्ट्रिसिटी से ही चलता है, यू नो डैट, है ना, और फ्राइट वॉल्यूम बढ़ाया जा सके। अब देखते हो ज़्यादातर जो कंज्यूमर, कोयला तो सब चूँकि 100% तुम्हारा ट्रेन से ही जाता है, 100%। बाकी जो कंज्यूमर गुड्स है, क्योंकि कोयला कंज्यूमर गुड्स नहीं है, कोयला यूज़ होता है वहाँ पे, जैसे आयरन हो गया, स्टील हो गया, ये सब तुम्हारा जाता है ट्रेन से ही। मगर जो कंज्यूमर गुड्स है, जो हम खाते पीते हो, अधिकतर तुम्हारा ये रोड से ही जाता है। तो पीएम गति शक्ति में यही ना बात था कि सबको कैसे कनेक्ट करें, रेलवे हो चाहे फ्लाइट हो, सबको कैसे कनेक्ट किया जाए, पीएम गति शक्ति। ताकि देखो एग्जांपल सिंपल अभी थोड़ा देर में ही बताएंगे वो। जैसे मान लो कि मैंने ऑर्डर किया कोई भी सामान चेन्नई से, लेट्स से, तो मेरा हेडेक नहीं होना चाहिए कि चेन्नई से सामान कैसे आ रहा है यहाँ पे पटना में। वो कुछ देर आएगा तुम्हारा लैंड से, कुछ पानी से आएगा, कुछ इधर से आएगा। डैट इज़ पीएम गति शक्ति। उसी के लिए पीएम गति शक्ति को बनाया गया था कि जितने भी वे हैं आने का, वो सब इंटीग्रेटेड हो एक दूसरे से,
समझे। आप कहोगे कि नहीं खाली रेलवे से लाएंगे तो फिर कॉस्ट बढ़ जाएगा, फिर केवल पानी से लाएंगे तो पॉसिबल नहीं है ये चीज़, केवल रोड से ही लाएंगे तो फिर कॉस्ट बढ़ जाएगा ये चीज़, समझ गए ना। इसलिए हाँ, अब बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के बारे में देखो तुम लोग, समझो बात को, है ना। अब बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट आया था, बोला था कि 2022 या 23 में ख़त्म हो जाएगा। हाँ, लगभग 90% सॉफ्ट लोन भी लिए थे 50 साल तक के लिए। याद करो, जापान अपना टेक्नोलॉजी भी दिया और लोन भी दिया, सॉफ्ट लोन भी दिया। सॉफ्ट लोन मतलब जिसका इंटरेस्ट बहुत कम है। 41% वर्क हो चुका है। देखो मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड 41% ही काम हुआ है, अभी बहुत बचा हुआ है, समझे। 508 किलोमीटर कवर करने का बात था ना स्टूडेंट इसमें, ठीक है। लगभग कह सकते हो कि 60,000 करोड़ अभी तक स्पेंड हो चुका है। हाँ चलो, इस पर तो अभी ऑन द वे है, वो अभी टाइम लगेगा उसको बनने में। बट जानते हो हाई स्पीड लॉन्ग डिस्टेंस वंदे स्लीपर ये सब कोचेस कई बने भी हैं, कई अंडर प्रोसेसिंग है। सही बात है कि नहीं है बताओ तो अभी तो देखो वंदे भारत यहाँ से भी गुजरता है, तो अच्छा हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो कहने का मतलब ये हुआ स्टूडेंट कि ठीक है रेलवे में मॉडर्नाइज हो रहा है, नॉट बैड, तो उसके लिए पैसा चाहिए ना। ऑपरेटिंग रेशियो इतना कमजोर है तो कैसे काम चल पाएगा, ये भी एक सवाल है। वही देखो गति शक्ति टर्मिनल्स, वही गति शक्ति, वही पीएम गति शक्ति वाला है ना। देखो गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल जीसीटी कहते हैं जिसको, वो प्राइवेट प्लेयर डेवलप कर रहे हैं सबको इंटीग्रेट करने के लिए, कि कुछ इधर भी इंटीग्रेट हो, समझ गए ना। जैसे रेलवे में आएगा, फिर रेलवे सामान कुछ दूर तक जाएगा, फिर वहाँ से भी रोडवे जाएगा, उसको कनेक्ट करने के लिए 77 गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल्स को कमीशन कर दिया गया है, समझे। और इन प्रिंसिपल अप्रूवल भी मिल चुका है। इन प्रिंसिपल अप्रूवल का मतलब क्या, कैबिनेट का अप्रूवल भी मिल चुका है लिखित में, समझे विद्यार्थी लोग। हाँ 186 लोकेशन है नॉन रेलवे लैंड, यानी कहने का मतलब कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए कैबिनेट हैज ऑल्सो गिवन द इन प्रिंसिपल अप्रूवल। अच्छी बात है, इससे लॉजिस्टिक कॉस्ट कम होगा। तो रेलवे में ये सब तुम्हारा डेवलपमेंट है। आगे देखो, हाँ यहाँ पे देखो कैपिटल एक्सपेंडिचर इंक्रीज शार्पली, सही बात है ना। रेलवे में कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ा है थैंक्स टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने देखो पिछले साल भी बहुत ज़्यादा 2.5 लाख करोड़ दिया था रेलवे को। बताओ, वो बोला था कि 10 लाख करोड़ खर्च करेंगे, उसमें 2.5 लाख करोड़ तो इसको दे दिया, रेलवे को दे दिया। तो वो तुम कंपेयर करोगे 5 साल से तो 77% बढ़ोतरी है। एग्जाम्पल देखो फाइनेंशियल ईयर 2020 में 19-20 का मतलब क्या, 19 और 20 प्री कोविड ईयर, उसमें 1.48 लाख करोड़ दिया गया था। और सब बजटरी सपोर्ट है, क्योंकि जानते हो ऑपरेटिंग रेशियो बहुत कम है इंडियन, तो अधिकतर पैसा बजट से ही आएगा, बात समझे। और इस बार देखो ना बच्चे लोग 2.62 लाख करोड़, देखिए 77% जंप है वो, तो अच्छा खासा सपोर्ट है, कैपिटल एक्सपेंडिचर अच्छा है। रेलवे मॉडर्नाइज करना चाहता है, वंदे भारत कोच बनाना चाह रहा है, सेमी हाई स्पीड ट्रेन बनाना चाह रहा है, तो क्या अच्छी बात है। की फोकस एरिया देखो कहाँ कहाँ काम करने की जरूरत है रेलवे में। फास्ट कैपेसिटी ऑगमेंटेशन बहुत तेज़ी से हो तो लॉजिस्टिक पे भी काम होगा, मतलब कम हो जाएगा। वही रोलिंग स्टॉक को मॉडर्नाइज करने की जरूरत है। बताओ अब अधिकतर तुम देखोगे रोलिंग स्टॉक मतलब वही जो है बुगी वगैरह है, अभी जो आदम जमाना का है, पुराना रेलवे देखने को मिलता है ना, ट्रेन सब, वो नहीं चलेगा। मॉडर्नाइज करने की ज़रूरत है, उसको मेंटेन करने की ज़रूरत है। क्वालिटी ऑफ सर्विस बताओ, हर समय रेलवे में जाओगे, ट्रेन में जाओगे, ये समस्या रहेगा ही रहेगा कि बदबू आ रहा है, पानी नहीं है, ये हो गया है, वो हो गया है ना, बार बार तुम जा, ये नहीं होना चाहिए। अभी तो चलो ठीक है, एक टॉयलेट का कितना बड़ा समस्या था जी पहले, अब तो टॉयलेट वाला सही किया है, अभी बेटर है, तो इट इज़ अ सर्विस। अभी देखो, अभी आपको हर रेलवे स्टेशन में ही वाईफाई मिलेगा, तो लोग मांग ये करें कि रेलवे स्टेशन ठीक है, ट्रेन के अंदर भी होना चाहिए, बात सही है। अरे पैसे बाहर जाओ तुम, बहुत ज़्यादा अच्छा फैसिलिटी है, समझे। हाँ, तो वही क्वालिटी ऑफ सर्विस। एनर्जी एफिशिएंसी देखो, एनर्जी एफिशिएंसी नीड ऑफ द आवर है कि नहीं है बताओ, तो कम एनर्जी में ज़्यादा बेटर काम करे। तो इन्वेस्टमेंट आर प्रायोरिटाइज इन एरियाज लाइक डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर, बिल्कुल यहाँ पे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट जाएगा। हाई स्पीड ट्रेन रेलवे बनाने के लिए जाएगा, पैसेंजर सर्विस बेटर जाने, जैसे वंदे भारत देखो, वंदे भारत में जाओगे तो एकदम तुमको मेट्रो वाला फीलिंग आएगा, अंदर जाओगे तो। देखो अब रेल बनता है कि नहीं बनता है। एंड लास्ट माइल रेल लिंकेजेस, बिल्कुल हर जगह ही कनेक्टिविटी हो रेलवे का, तभी तो कॉमन मासेस भी उस सर्विस का लाभ उठा सके। और हम जानते हैं कि पूरा भारत को कनेक्ट करता है रेलवे, कहीं ना कहीं जितना ही प्लेन एरिया से पूरा कनेक्ट करता है। कंप्लीटेड।